10th क्लास की जो मैथ की सिलेबस है उसमें अध्याय 3 जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है उसको हम लोग जो अब जब ऑफलाइन क्लास चल रही थी अपने क्लासरूम में तो वहाँ पर पढ़े हैं ट्यूशन सेंटर में। लेकिन जो उसमें एक लेसन जो है लास्ट में वो छूट चुका है, उसको हम लोग फिर से जब दोबारा ट्यूशन में आएंगे तो वहीं पर उसको पूरा करेंगे। आज जो चैनल है मैंने जो हम लोग यूट्यूब पर जो आज पढ़ रहे हैं शुरू कर रहे हैं उसमें एक नया लेसन द्विघात समीकरण जो अध्याय 4 है वहाँ से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो द्विघात समीकरण जो अध्याय 4 है उसको पढ़ने के लिए हम लोग जो बहुपद पढ़े हैं उस बहुपद में जितने सारे बहुपदों को पढ़े हैं, जैसे आप लोग एक आप लोग उसमें रैखिक बहुपद, इसके बाद में द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, हम लोग इसको पढ़े हैं। तो इसमें जो द्विघात बहुपद है उसी से ही द्विघात समीकरण तैयार किया गया है। तो समीकरण और मतलब क्या बहुपद दोनों को मिलाकर ही द्विघात समीकरण बनाए हैं। तो बहुपद से ही समीकरण बनाए जाते हैं। केवल बहुपद में क्या करते हैं तो उसे शून्य से समाकृत कर देते हैं, उसके बराबर में उसके इक्वल में शून्य लगा देते हैं, जिससे हमारा बहुपद है वो समीकरण बन जाता है। तो हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा द्विघात समीकरण की बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद में हम लोग अपने जो लेसन है उदाहरण है उसको बनाएंगे। तो जैसे हम लोग जो द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हम लोग लिखे थे। तो द्विघात जो बहुपद है इसका व्यापक रूप आप लोग ax प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c पढ़े होंगे, जिसमें हम लोग a इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो ax स्क्वायर bx प्लस c है, अगर इसमें a को हम लोग 0 को बराबर नहीं कर सकते हैं, b 0 के बराबर हो जाए वो चलेगा, या फिर c भी 0 के बराबर हो जाए चलेगा, या दोनों 0 के बराबर हो जाए तो भी चलता है, किंतु a को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। हम लोग बहुपद के समय भी कारण समझे थे, क्योंकि जब a 0 के बराबर हो जाएगा तो इसमें जो सबसे चर संख्या की बड़ी पावर x स्क्वायर है वही समाप्त हो जाएगी। तो जब एक्स स्क्वायर ये नहीं रहेगा तो केवल bx प्लस c बचेगा, जिसके कारण ये द्विघात अपना अस्तित्व खो देगा। इसलिए हम लोगों को a को कभी भी 0 के बराबर नहीं होने देना है। तो इसमें हम लोग जब द्विघात बहुपद को अगर समीकरण में बदलेंगे तो बहुत नॉर्मल बात है। इसको हम द्विघात बहुपद को अगर हम द्विघात समीकरण में बदलें तो यहाँ पर केवल शून्य से इसे 0 कर देना है। तो यही हमारी द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और इसमें भी आपको शर्त होगी कि a इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि कुछ उदाहरण ले लेते हैं। हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 बराबर 0, ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया। बिल्कुल इस व्यापक रूप के अनुसार ही है। इसमें से जो a है, a की जगह केवल 5 हो गया है, b है उस b की जगह 6 हो गई है, और c है उस c की जगह 7 हो गई है। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें जैसे दूसरी नंबर आपकी 5x स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 0, यहाँ पर ये भी आपका द्विघात समीकरण ही होगी। इसमें आप लोग इससे तुलना अगर करते हैं व्यापक रूप से तो a की जगह 5 है और b की जगह 6 है, और जो c वाले पद हैं यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब c यहाँ पर शून्य है, जिसके कारण नहीं लिखा गया है। हम एक और उदाहरण लेते हैं। तीसरी उदाहरण ले सकते हैं कि 5x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0।
इसको भी हम लोग देखेंगे तो ये भी द्विघात समीकरण की तरह है। इसमें देखिए ए जो है ए की जगह 5 है और बी जो है ना जिसके साथ x है तो x वाला कोई पद ही नहीं है, मतलब b अवश्य ही शून्य होगा, जिसके कारण x वाले पद को शून्य कर दिया गया है, जिसका यहाँ पर जिक्र नहीं की गई है। और जो रही बात c तो c की जगह 7 इसमें दिया गया है। तो इस तरह से हम लोग इसमें देखेंगे कि b 0 के बराबर हो जाए, c 0 के बराबर हो जाए या दोनों हो जाए तो चलेगा, लेकिन a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अच्छा एक बात और हम लोग इसमें देखेंगे कि इसमें क्या होगा कि जो a है हम लोग a को x स्क्वायर का गुणन करते हैं, a जो होगा वह x स्क्वायर का गुणन होगा और जो b होगा वह है x का गुणन होगा और जो c है इसमें हम लोग इसे अचर पद कहेंगे, यह अचर पद होगा। तो इस तरह से हम लोग इसके गुणांकों को और अचर पद की व्याख्या करते हैं। हालांकि इसको हम लोग बहुपद और समीकरण जब पढ़े हैं अध्याय 2 10th क्लास की और अध्याय 3 जब पढ़े हैं उसमें पूरा इसको बेहतर ढंग से समझ चुके हैं, इसलिए ज़्यादा इस पर समय हम लोग नहीं बिताएंगे। तो अब हम लोग द्विघात समीकरण अगर पहचानने के लिए हमें दी जाती है और मिलेगी भी लेसन 4.1 के उदाहरण में और आपके अभ्यास में भी, तो बस एक ही चीज़ पहचाननी है कि उसमें जो सबसे बड़ी पावर होनी चाहिए बहुपद जो समीकरण है उसमें एक्स स्क्वायर अवश्य होनी चाहिए। अब अगर एक्स स्क्वायर नहीं होता है तो भी वो द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा, और यदि सबसे बड़ी पावर एक्स स्क्वायर से कुछ और हो जाता है जैसे एक्स क्यूब हो जाएगा और माने एक्स स्क्वायर से बड़ी भी हो जाएगी तो वो भी द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगी। कहने का अर्थ है कि पूरे जो है वह एक्स स्क्वायर ही होनी चाहिए, ना तो इससे बड़ा पावर वाला कोई चर संख्या होनी चाहिए और नहीं कोई छोटी पावर वाली होनी चाहिए। अच्छा तो हम लोग इस जो द्विघात समीकरण है इसमें जो अभ्यास बनाएंगे तो कुछ सूत्रों की जरूरत पड़ेगी। उन सूत्रों में आप लोग जैसे पढ़े भी होंगे बीजगणित का जो सूत्र है हम लोग तो 8th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, इससे पहले भी हो सकती है, तो हम उसको लिख देते हैं जैसे a प्लस बी की होल स्क्वायर। इसका सूत्र तो हम लोग पढ़े हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर इसी तरह से दूसरी नंबर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरी हो गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और चौथी बात रही a प्लस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। और जो पांचवी बात रही a माइनस बी की होल क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो हमें लगता है कि इतनी जो सूत्र है ना इससे हमारी लेसन बन जाएगी। तो थोड़ा सा आयत वगैरह के क्षेत्रफल का भी सूत्र लगेगा, उसमें थोड़ा आप लोग देख लेंगे। और हम लोग इतना इस लेसन के लिए इतना इंट्रोडक्शन जो है वो काफ़ी है। अब हम लोग थोड़ा सा लेसन भी लेंगे और उदाहरण भी लेंगे और उसको देखते हैं हल करके क्या होता है।